नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। एक बड़ा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा दक्षिण एक हो जाएगा? वहां पर जो परिसीमन को लेकर के विवाद शुरू हुआ है और जिस तरह से दक्षिण के राज्य एक होते जा रहे हैं, उससे तो लगता है कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण का पुरजोर विरोध सहना पड़ेगा और इसके साथ साथ ये भी लग रहा है कि उत्तर और दक्षिण के बीच जो एक विभाजन रेखा बहुत लंबे समय से चली आ रही है, वो और भी गहरी और चौड़ी होती जाएगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी दक्षिण के राज्यों की बनी है, उसकी मीटिंग में जिस तरह से एक साथ एक सुर में एक साथ मिल करके प्रस्ताव पास उन्होंने किया है कि जो लोकसभा के क्षेत्र हैं उनका परिसीमन 25 सालों के लिए और टाल दिया जाना चाहिए और किसी भी राज्य में लोकसभा की सीट को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसको लेकर के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इसके एम के स्टालिन जो है लंबे समय से दक्षिण के राज्यों को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे थे। स्टालिन और दक्षिण के राज्यों के मुख्यमंत्रियों और ज्यादातर पार्टियों का यह कहना है कि अगर अभी जो जनसंख्या है उसके हिसाब से परिसीमन कराया जाएगा तो उत्तर भारत के राज्यों में जो लोकसभा की सीटें हैं और उनमें बेतहाशा वृद्धि हो जाएगी, वहां सीटें बढ़ जाएंगी, जबकि दक्षिण के राज्यों में जो सीटें हैं वो कम हो जाएगी। और इसका कारण ये बताते हैं कि दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण का जो कार्यक्रम था उसको बहुत मजबूती से लागू किया और इसके चलते जनसंख्या में दक्षिण के राज्यों में वृद्धि बहुत कम हुई है, जबकि उत्तर के राज्यों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। ये बात सही भी है। जो अभी तो खैर जनगणना हुआ नहीं है, जनगणना 2021 में होना था, वो नहीं हुआ है। अभी 25 में हम पहुंच गए हैं, अभी भी इसकी घोषणा नहीं की गई है। लेकिन अगर 2026 में जनगणना करते हैं तो जो अभी तक का कानून है उसमें एक सीमा बनी हुई थी कि 2026 के बाद जो जनगणना हो उसी के बाद जो है परिसीमन किया जाए और उसके पहले परिसीमन नहीं किया जाए। 1971 की जनगणना के आधार पर पिछली बार परिसीमन हुआ था, जिसमें अभी तक के लिए लोकसभा के सीटों में बदलाव को रोक दिया गया था। वैसे जो भारतीय संविधान है और जो कानून है उसके हिसाब से हर बार जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों के परिसीमन का प्रावधान है और उसके हिसाब से जनसंख्या के हिसाब से सीटों को घटाने और बढ़ाने का एक प्रावधान किया गया है। अब इस बार जो स्टालिन का तर्क है कि चूंकि दक्षिण के राज्यों में आबादी बहुत कम बढ़ी है, इसलिए वहां की सीटें कम हो जाएंगी। लोकसभा में अभी जो 543 सीटें हैं उनमें से 130 जो है वो दक्षिण के राज्यों में है और बाकी उत्तर के राज्यों में और देश के बाकी हिस्सों के राज्यों में है। ये बात बिल्कुल सही है कि दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या की बढ़ोतरी बहुत कम हुई है या न के बराबर हुई है, जबकि उत्तर भारत के कई राज्यों की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है। मतलब उनमें जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम जो है वो लागू नहीं हो पाया है। अब तक ये संदेह था कि दक्षिण के कितने राज्यों को और कितनी पार्टियों को स्टालिन जो है वो एक कर पाएंगे। आज जो वहां बैठक हुई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो सीपीएम के मुख्यमंत्री हैं केरल के पिनियारी विजयन, वो भी शामिल हुए। रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना में, वो भी शामिल हुए। भगवंत सिंह मान, ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी शामिल हुए। उसके अलावा कर्नाटक से मुख्यमंत्री तो नहीं आए, लेकिन उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जो है वो इस बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा भारत राष्ट्र समिति बीआरएस जिसको कहते हैं, उसके वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामाराव जो है वो भी शामिल हुए। तो इसमें वाईएसआरसीपी जो आंध्र प्रदेश की पार्टी है, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी जो अभी कुछ पहले तक थे मुख्यमंत्री, वो उनके प्रतिनिधि भी शामिल हुए। तो कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, यहां तक कि बीजू जनता दल जो उड़ीसा की पार्टी है
उसके प्रतिनिधि शामिल थे और आपके तो शामिल थे ही। तो अब जो है, एक बात बहुत साफ है कि दक्षिण के सभी राज्य इस मुद्दे पर एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अभी तक के रुख में जो हम अगर देखें तो आंध्र के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, वो अभी तक उनके साथ में नहीं गए हैं, बल्कि वो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनसंख्या पर नियंत्रण एक अलग बात है और जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन अलग बात है, और इसलिए दक्षिण के राज्यों को इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए। यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि आंध्र में जो विधानसभा का पिछला चुनाव हुआ था उसमें चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ थे, और इसके पहले भी लंबे समय तक वो एनडीए के साथ रहे हैं, यानी बीजेपी के साथ रहे हैं, और इसलिए वो समर्थन कर रहे हैं। अब ये बात जो उन लोगों ने उठाई है, ये बात तो बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के मन में क्या चल रहा है, ये अभी तक सामने नहीं है। लेकिन एक बात तो हुई है कि लोकसभा के लिए जो नया भवन बनाया गया है उसमें 888 सदस्यों के बैठने की जगह है। यानी अभी तक जो सदस्यों की संख्या है 543, उससे कहीं ज्यादा की व्यवस्था उसमें की गई है। और अब जो 142 142 करोड़ की भारत की जनसंख्या हो गई है, उसके हिसाब से अगर देखें तो सीटों की संख्या 800 या उससे ऊपर भी जा सकती है। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने पिछले लोकसभा के दौरान ही जो है एक प्रस्ताव पास किया था और महिलाओं को 30% आरक्षण देने की बात जो है वो तय कर दी थी। अब ये आरक्षण कैसे दिया जाए, ये मुद्दा अभी अटका हुआ है। क्या ये 543 के भीतर ही दिया जाएगा, या 30%, कम से कम 30% सीटें जो है वो बढ़ा दी जाएंगी और वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अभी जो चर्चा है उसके हिसाब से यही लग रहा है कि महिलाओं के लिए जो 30% आरक्षण देना है अगले चुनाव से पहले, यानी 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले, तो उसमें 30% सीटें जो है वो बढ़ा दी जाएंगी। तो अब उसके हिसाब से जो दक्षिण के राज्य हैं उनको ये लग रहा है कि उनकी सीटें कम हो जाएगी। हालांकि गृह मंत्री जो हैं वो अमित शाह, उन्होंने आश्वासन दिया है कि दक्षिण के राज्यों की सीटें कम नहीं होगी। लेकिन जो स्टालिन है या दक्षिणी राज्यों के नेता हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं कि आप ये बताइए कि क्या उत्तर भारत में सीटें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। और अगर उत्तर भारत में सीटें बढ़ेंगी तो इसका मतलब होगा कि अनुपात के हिसाब से दक्षिण की जो सीटें हैं वो कम हो जाएंगी। यानी उनका दक्षिण के राज्यों के की जो पार्टियां हैं और जो उनके मुख्यमंत्री हैं, उनका आरोप यह है कि दक्षिण की जो आवाज है वो लोकसभा में उतनी बुलंद नहीं रह जाएगी जितनी कि अभी है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर व्यापक चर्चा की जरूरत है। हालांकि परिसीमन कब होगा ये अभी तक सरकार ने घोषणा नहीं की है, और परिसीमन से पहले जनगणना की जरूरत है। और ये जनगणना के लिए एक शर्त, परिसीमन के लिए एक शर्त पहले से लगी हुई है कि 2026 में जो जनगणना हो उसके बाद, यानी अब ये लग रहा है कि सरकार परिसीमन को भी ध्यान में रख रही है, और इसलिए 2021 में जो जनगणना कराया जा रहा था उसको लगातार स्थगित किया जा रहा है। 2021 में तो ये संभव नहीं हुआ क्योंकि कोरोना का काल था वो, और उस महामारी के दौरान जो जनगणना कराना मुश्किल ही काम था, नहीं कराया गया। लेकिन 22 में भी नहीं हुआ, 23 में भी नहीं हुआ, 24 में निकल गया, 25 में भी अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है कि कब तक जनगणना कराएंगे। लेकिन ये स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दो ऐसे मुद्दे हैं जिसको कि दक्षिण में बड़ी बहुत ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है। पहला मुद्दा तो यही है कि परिसीमन, और परिसीमन के बाद क्या लोकसभा में सीटें बढ़ेंगी, और क्या आबादी के हिसाब से ही फैसला किया जाएगा। और अगर आबादी के हिसाब से फैसला किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उत्तर भारत के राज्यों में जो सीटें हैं वो बढ़ जाएंगी। बिहार की आबादी बहुत बढ़ी है, उत्तर प्रदेश की बढ़ी है, मध्य प्रदेश की भी बढ़ी है, बंगाल की भी बढ़ी है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनको भी इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था लेकिन वो नहीं गई। उत्तर भारत में कांग्रेस भी है, कांग्रेस महत्वपूर्ण पार्टी है, लेकिन
कांग्रेस जो है उसके लोग जो दक्षिण भारत को का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के हैं और जो तेलंगाना के हैं, वो वहां मौजूद थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवंत सिंह मान आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, वो भी वहां मौजूद थे। बीआरएस बीआरएस जो तेलंगाना की पार्टी है, उसका भी समर्थन उनको मिल रहा है। तो एक मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा हिंदी को लेकर के अभी भी गर्म है, और उसमें उनको ये लग रहा है कि हिंदी की जो पढ़ाई है उसको दक्षिणी राज्यों पर थोपा नहीं जाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर की नजर रखनी पड़ेगी। इनका भारतीय राजनीति पर बहुत ही व्यापक असर होगा। और अगर ये चीजें जो है उत्तर दक्षिण के विभाजन, मतलब एक तरह के विभाजन, वैचारिक विभाजन की तरफ ले जाते हैं, तो ये देश के लिए एक बड़ा खतरा होगा। और जाहिर है कि इसके चलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें यह लग रहा है कि दक्षिण भारतीय राज्य और गैर हिंदी भाषी राज्य जो हैं वो संगठित होते जा रहे हैं। वो सभी लोग एक हो रहे हैं जो एनडीए के साथ नहीं है। और इसको अगर ध्यान में नहीं रखा गया तो एक राजनीतिक संकट की स्थिति आ सकती है। इस एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सत्य हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, और हम जो ये निष्पक्ष विचार आपके सामने रखते हैं उसको सहयोग दीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, सहयोग करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम आज जो ये कठिन दौर है पत्रकारिता का, जिसमें कि सच को सामने लाने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा है और हम सच को सामने रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, उसमें सहायता होगी। तो सत्य हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट जो है, अपनी राय जो है हमें जरूर भेजिए। हम उसे देखते हैं और आपकी राय के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। और आज इस एपिसोड को यहीं खत्म करने की इजाजत दीजिए।